हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही चैनल लूपलेस एजुकेशन में। मैं नीलम और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप क्लास 12th के हो या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। ये फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, तो आपका फेवरेट बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो आ जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है आरबीआई। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी डिफाइंड बाय यूजिंग द मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। ये मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। किसकी गाइडेंस से बनाया जाता है मैंने आपको बता दिया। आरबीआई क्यों बनाया जाता है? ताकि वो इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट कर सके, कितना क्रेडिट देना है, किसको देना है, ये रेगुलेट कर सके, मनी सप्लाई कितनी है ये भी रेगुलेट कर सके। इन सबको देखने के चक्कर में, सबको मैनेज करने के लिए हम बनाते हैं मॉनेटरी, हम मतलब आरबीआई बनाती है मॉनेटरी पॉलिसीज। ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसीज बनाने के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। क्या है ऑब्जेक्टिव? मेजरली तो तीन ही ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज रेट एंड इन्फ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाना नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट को क्योर करना। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल in regulating the unemployment levels in the economy. For instance, expansionary मतलब क्या होता है? In case of inflation. ठीक है। In case of inflation, monetary policy would decrease the unemployment levels as the higher money supply would increase business activity. भाई देखो क्या होगा अगर मनी सप्लाई ज्यादा हो जाए, या फिर अपन या फिर अगर अपन कहें कि इन्फ्लेशन ज्यादा है, उस केस में क्या होगा? उस केस के अंदर आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि भाई ऑलरेडी, वेट अ सेकंड, ऑलरेडी आपका बहुत ज्यादा पैसा है मार्केट के अंदर, इन्फ्लेशन है, तो हर कोई अच्छी अर्निंग कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक्सचेंज रेट को भी रेगुलेट करता है आरबीआई। एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है कि जो भी डोमेस्टिक करेंसी, सपोज मैंने कहा कि एक डॉलर जो है वो बराबर है 80 रुपीज के, मतलब एक डॉलर की प्राइस कितनी हो गई? 80 रुपीज हो गई। तो ये क्या हो गया? डॉलर हो गया फॉरेन करेंसी, रुपीज क्या हो गया? हमारा डोमेस्टिक करेंसी। इन सबको रेगुलेट करने का काम किसका है? आरबीआई का है। अगर आरबीआई बहुत ज्यादा मनी सप्लाई कर ले, कहते होगी मनी सप्लाई ज्यादा, बहुत ज्यादा करेंसी इशू कर ले, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक करेंसी बहुत ज्यादा सस्ती हो जाएगी। क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक करेंसी बहुत ज्यादा सस्ती हो जाएगी। इन्फ्लेशन क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी ऑल्सो टारगेट्स द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन क्या होगा? अच्छी सिचुएशन मानी जाती है इकोनॉमी के अंदर। जितना कम इन्फ्लेशन होगा उतना अच्छा माना जाता है एक इकोनॉमी के अंदर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसी पे ही मॉनेटरी पॉलिसी पूरी बेस्ड है। कुछ मेजर्स हैं, एक है आपका क्वांटिटेटिव मेजर, एक है आपका क्वालिटेटिव मेजर। दो मेजर्स करती है आरबीआई। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू में आ जाएगा। कुछ आपको चार ऑप्शन दे देंगे, बताओ कि इसमें से क्वालिटेटिव मेजर कौन सा है। दो ऑप्शंस, तीन ऑप्शंस अलग होगी और एक ही क्वालिटेटिव का होगा, या फिर ऑल ऑफ दी अबव भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो आप पांच देख रहे हैं, ये पांच है क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स मतलब इसके अंदर क्वांटिटी, मतलब मनी सप्लाई इन अ टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मतलब लोगों के पास में हाथ में पैसा कम हो, नंबर ऑफ नोट्स कम हो, उसके कंपैरिजन में अपन क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल को फॉर्मुलेट किया जाता है। क्वालिटेटिव में पैसे की बात नहीं होती है, सिर्फ नॉर्मल बात होगी। ठीक है। क्वालिटी इनहेंस कर रहे हैं कि मतलब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बने, किसको क्रेडिट मिले, सबको इक्वालिटी मिले। ये सारी की सारी चीजें इस पर ध्यान में दी जाती हैं और उसके अंदर 6 मेजर्स आते हैं। ठीक है। लेकिन आपके सारे 6 उन काम के नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है सीआरआर। सीआरआर मतलब होता है, सबसे पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए, कैश रिजर्व रेशियो। पहले तो बिना रीड करे इसको मतलब समझते हैं क्या होता है। इसके अंदर अपन एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये क्या है। एक आरबीआई है, ठीक है, और ये है हमारी कमर्शियल बैंक। ठीक है। अब सपोज कमर्शियल बैंक के पास अभी डिपॉजिट है, से मान लेते हैं 10 लाख रुपीज। आरबीआई बोलेगी कि भाई 10%, 10% मुझे दे दो। किसका? 10 लाख का। तो 1 लाख इसने क्या दे दिया? आरबीआई को दे दिया। तो कमर्शियल बैंक के पास कितने बचे? 100 लाख रुपए बचे। अब एक दूसरा केस समझते हैं कि वापस वही आरबीआई है, ठीक है, और वही कमर्शियल बैंक है। मैं सीबी नहीं लिख रही हूँ क्योंकि फिर आप सेंट्रल बैंक समझोगे।
अब इसके पास वापस 10 लाख का डिपॉजिट है, ठीक है, लेकिन आरबीआई बोलती है कि आप तो सिर्फ 5% ही दो मुझे, तो ये कितना दे देगा? 5% कितना होता है? 30,000। अब ये कितना दे पाएगा? 9,50,000 का लोन दे पाएगा। तो अब आप दोनों केस समझिए, इसमें ये सिर्फ 9 लाख ही दे पा रहा है पब्लिक को लोन, और इसमें 9,50,000 दे पा रहा है। ये आपको बहुत छोटी रकम लग रही होगी, सिर्फ 50,000 के तो डिफरेंस है, लेकिन ये एक्चुअल में करोड़ों में हो जाता है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो ये कब होता है? जब आरबीआई को मनी सप्लाई कम करनी होती है, तो वो क्या कर देती है? रेट को बढ़ा देती है, ठीक है। और जब आरबीआई को मनी सप्लाई ज्यादा करनी होती है, तब वो रेट को क्या कर देती है? कर देती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? कोविड। कोविड में बहुत सस्ता लोन दिया जा रहा था, ताकि लोगों के पास लोग लोन ले ज्यादा ज्यादा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको? अब एक बार पढ़ लेते हैं कि भाई ये एक ऐसा बैंक बैलेंस होता है जो आरबीआई के पास रखना होता है कमर्शियल बैंक को। ध्यान रखना, अभी एक और हम पढ़ेंगे जो कमर्शियल बैंक खुद के पास रखती है, लेकिन कैश रिजर्व रेशो क्या है? वो अपन को आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना पड़ता है। किसका परसेंटेज होता है? ध्यान रखिए, एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। मैं बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। डिमांड मतलब क्या होता है? कोई भी आपका, जैसे आपका करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट में जो पैसा हो। टाइम मतलब आपकी ने कोई एफडी, टाइम के लिए कोई पैसा जमा कराया हो, एफडी कराई है, आरडी कराई है, उन सब का कुछ परसेंटेज, ठीक है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी या फिर कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, रिड्यूस मनी सप्लाई, अलग अलग नाम से पूछा जाता है। जितने भी नाम से पूछा जाता है मैंने सब लिख दिए हैं। अगर ऐसा हो, ये एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, तो क्या होगा? मनी आपका सीआरआर की रेट ज्यादा होगी। देख लो यहाँ पर कि मनी सप्लाई कम करना हो तो रेट क्या थी? ज्यादा। रिड्यूस करना हो मनी सप्लाई तो रेट क्या होती है? ज्यादा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो तो रेट क्या होती है? ज्यादा। ये एक डायरेक्ट मेजर होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये एक डायरेक्ट मेजर है, इनडायरेक्ट मेजर नहीं। क्वांटिटेटिव की बात नहीं कर रही, क्वांटिटेटिव में भी दो डायरेक्ट होते हैं, ये डायरेक्ट मेजर, ठीक है। हम आगे चलते हैं। एसएलआर। एसएलआर भी सेम ही होता है, लेकिन ये बैंक आर मैंडेट टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ द सेफ एंड लिक्विड असेट। बैंक, सबसे बड़ा पॉइंट ध्यान रखिए एसएलआर में, ये इटसेल्फ के पास रखा जाता है, मतलब बैंक के खुद के पास ही रखा जाएगा, किसी और को नहीं देंगे। मतलब आरबीआई को पैसा नहीं देंगे, बैंक अपने पास ही रखेगी। तो अपने पास रखेगी तो क्या है मतलब, लेकिन कैश फॉर्म में नहीं रखेगी, ध्यान रखिएगा ये अलग चीज। कैश फॉर्म में नहीं रखेगी। किस फॉर्म में रखेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, या फिर गोल्ड। अब आपको लगेगा ये मेरा ये कैश लिखा हुआ है, कैश लिखा हुआ है, लेकिन जनरली ये कैश कैसे होता है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज के फॉर्म में होता है। ध्यान रखिए, किस फॉर्म में होता है? लिक्विड असेट के फॉर्म में। लिक्विड होता है कैश भी, कुछ लिक्विड होगा, लेकिन जनरली किस में होगा? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और गोल्ड में, जो भी बिल्स वगैरह इशू करती है आरबीआई, उस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अब आते हैं इन्फ्लेशन के केस में भी क्या होता है? ये बढ़ जाएगा। कोई भी रेट होती है इन्फ्लेशन के केस में बढ़ जाती है, और ये भी डायरेक्ट मेजर है। डायरेक्ट मेजर वापस बता देती हूँ, दो ही होते हैं, एक होता है सीआरआर और एक होता है एसएलआर। उसके अलावा कोई भी डायरेक्ट मेजर नहीं होता। अगर ये दोनों बोथ का ऑप्शन हो तो आप बोथ को टिक लगाएंगे, अगर बोथ का ऑप्शन है तो आप सिर्फ सीआरआर को टिक लगाएंगे कि सबसे ज्यादा डायरेक्ट मेजर। डायरेक्ट मेजर होता क्या है? जो डायरेक्टली मनी सप्लाई को एकदम से कम कर दे। इनडायरेक्टली ऐसे घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्टली कम कर दे, ठीक है। अब आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट इन ऑर्डर टू अफेक्ट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। क्या करते हैं? डायरेक्टली बाय करते हैं। डायरेक्टली आरबीआई क्या करती है? अपनी सिक्योरिटीज निकालती है, या तो उनको बाय करती है या फिर उनको सेल करती है, ठीक है। इन्फ्लेशन के केस में क्या करती है? वो सेल करती है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आरबीआई है और ये हम लोग हैं, ठीक है, ये सब हम लोग हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस वाले केस में अब क्या होगा? आरबीआई हमारे को बोल रही है कि तुम्हारे पास जो सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, पहले से परचेज होंगी सिक्योरिटीज, वो मैं क्या करूंगी? बाय करूंगी, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ? बाय कर रही हूँ। तो जब आरबीआई अब बाय करेगी तो आपके पास क्या आ जाएगा? पैसा ही पैसा आ जाएगा, मनी ही मनी आ जाएगा आपके पास। भाई बाय कर रही है तो बदले में आरबीआई आपको क्या देगी? मनी देगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा? पैसा ही पैसा। इससे क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई आपकी इंक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो इस वाले केस में ये कब होगा? सारी कहानी आरबीआई बाय कब करती है? डिफ्लेशन के टाइम में, लिख रखा है मैंने, ठीक है। आरबीआई बाय कब करती है? डिफ्लेशन के टाइम में।
अब एक बार सेल वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, सेल कैसे होगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं। सेल कैसे होगा, ये आरबीआई है, ये हम है। अब आरबीआई बोल रही है कि नहीं मैं तो सेल करूंगी अपनी सिक्योरिटीज, तो सेल करोगे तो आपको बदले में क्या देना होगा, मनी देना होगा। तो आपके पास मनी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप बाकी खर्चे क्या करोगे, कम करोगे। देख रहे हो कितना ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग होती है। तो इन इन्फ्लेशनरी मेजर्स कंट्रोल मनी सप्लाई या रिड्यूस मनी सप्लाई हो तो आरबीआई क्या करेगी। सिर्फ ये 2 लाइन से ही आपको इतने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि आप मुझे बाद में आके थैंक्स जरूर लिखिएगा कमेंट में। ठीक है, इन डिफ्लेशन के केस में क्या होगा, आरबीआई बाय करती है। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मैंने एक में ही समझा दी कि इतना ज्यादा मतलब आता है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी है। द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स द लोन टू द कमर्शियल बैंक, भाई सेंट्रल बैंक, सेंट्रल मतलब आरबीआई जो लोन देगी किसको, कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल है, सेंट्रल बैंक नहीं है, कमर्शियल बैंक को लोन देगी। तो वो रेट जो लगाएगी उस रेट को क्या बोला जाता है, बैंक रेट बोला जाता है। ध्यान रखना इसको, इसके कुछ नाम है, मैंने शायद इसमें मेंशन करना मैं भूल गई हूँ। इसको बोला जाता है री डिस्काउंट रेट। ठीक है, आप अपने नोट्स अगर बनाते जाने तो लिख देना, उसमें री डिस्काउंट रेट बोला जाता है इसको। या फिर एक और इसका नाम है री परचेज रेट। ठीक है, ये भी बोला जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही रेट लगाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती है। ठीक है, अब आते हैं रेपो रेट। इट इज नोन एज अ रीपर्चेज एग्रीमेंट, रीपर्चेजिंग ऑप्शन इसको भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, बस इसके अंदर और इसमें क्या फर्क होता है, इसके अंदर कोलिट्रल देनी होती है। कोलिट्रल क्या होता है कि मतलब आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी रखनी होगी तभी कमर्शियल बैंक को लोन मिलेगा, अदरवाइज कमर्शियल बैंक को लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है और वो बैंक रेट लॉन्ग टर्म के। इसका डिफरेंस काफी बार आता है क्लास 12 के बच्चों। ठीक है, तो बैंक रेट जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, इसे री डिस्काउंट रेट बोला जाता है, इसे रीपर्चेज एग्रीमेंट बोला जाता है, उसको रीपर्चेज रेट भी बोल सकते हैं आप। साथ ही में ये जो होती है ये, इसमें कोई कोलिटरल नहीं होता, बैंक रेट में कोई कोलिटरल नहीं होता, जबकि रेपो रेट में कोलिटरल होता है। अब आते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये जो रेट होती है उल्टी होती है। अब आरबीआई जो होती है वो लोन ले लेती है कमर्शियल बैंक से, आरबीआई बोरोज द मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। तो आप सोचो, आरबीआई बैंकर्स बैंक हमने पढ़ा, ठीक है, बैंक बैंक ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ऐसे हमने इसके बारे में फंक्शंस पढ़े, और ये ही लोन मांग रही है अब कमर्शियल बैंक से, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। ऐसा होता नहीं है, एक्शन में जरूरत नहीं होती है। अगर कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस पैसा है तो वो आरबीआई के पास डिपॉजिट कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं अपना पैसा, और बदले में आरबीआई इनको कुछ परसेंट इंटरेस्ट भी दे। ठीक है, आरबीआई मांगती नहीं है, ऐसे बुक्स में लिखा है, लेकिन कमर्शियल बैंक के पास अगर एक्सेस पैसा हो और वो रखना चाहते हो तो वो आरबीआई के पास रखते हैं। जैसे हम अपना एक्सेस पैसा बैंक में एफडी के तौर पे रखते हैं, वैसे कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रख सकता है। सारी की सारी इन्फ्लेशन में रेट्स बढ़ती हैं और डिफ्लेशन में रेट गिरती हैं, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं अपन क्वालिटेटिव मेजर्स पे। सबसे पहले है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट को एक एग्जाम्पल से समझेंगे तभी समझ में आएगा। कमर्शियल बैंक है, वो बैंक ग्रांट करता है लोन 80,000 अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ 1 लाख। सो द मार्जिन इज कैलकुलेटेड 1 लाख एंड माइनस 80,000 टू 20,000। सपोज इसको एक एग्जाम्पल से और मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि ये है आरबीआई। आरबीआई क्या करती है, आरबीआई बोलती है कि कुछ मार्जिन लगाना होगा, किसको बोलती है, कमर्शियल बैंक को, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे पास पड़ता है। सपोज आप एक कमर्शियल बैंक के पास लोन लेने गए, आपने अपनी जो घर था वो 10 लाख रुपए की उसकी वैल्यू थी, और आपको लगा आप तो 10 लाख रुपए लोन मिल जाएंगे, तो आपकी गलत फहमी, आपको कभी भी 10 लाख रुपए लोन नहीं मिलेगा, आपको हमेशा कुछ परसेंट कट के मिलेगा। 10 लाख है तो सपोज आपको 8 लाख लोन दे दिया, तो ये 2 लाख जो लोन नहीं मिला, भाई सिक्योरिटी तो 10 लाख की थी, आपको लोन 8 लाख ही दिया, तो 2 लाख जो लोन नहीं दिया ये क्या हो गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स की। भाई अगर इन केस, जनरली तो लैंड प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन अगर इन केस वैल्यू कम हो गई, भाई किसी ने बोल दिया कि घर भूतिया है, फिर क्या करेंगे, फिर तो वैल्यू कम हो जाएगी ना। तो इस वाले केस में क्या करेंगे, ठीक है, इस वाले केस में जो भी बैंक है वो अपने पे तो नुकसान देगी नहीं, इसलिए वो पहले से कोई ना कोई मार्जिन रखती है। तो फंक्शन टू ग्रांट द लोन रेस्ट अपॉन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी बीइंग मॉर्गेज। ठीक है, अब आ जाते हैं एससीसी, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसके अंदर बहुत सिंपल है कि बताया जाता है कि कौन से पर्टिकुलर सेक्टर को लोन दिया जाएगा। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, एमएसएमई सेक्टर हो गया, इनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, ये सारी चीजें। एक होता है मॉरल सुएशन।
हम वापस याद दिला दूं, हम ये पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। ओके, अ परसुएशन टेक्निक फॉलोड बाय द सेंट्रल बैंक टू प्रेशराइज द कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक को प्रेशराइज करते हैं, सेमिनार करते हैं कि भाई आपने ये क्यों नहीं दिया, ऐसे बस जैसे मम्मी पापा आपको डांटते हैं ना, ये वैसे वाला केस है कि प्रेशर करेंगे, अगर नहीं मानते तो क्या मिलता है, पनिशमेंट मिलते हैं। इसमें ऐसा कोई मॉनेटरी पनिशमेंट नहीं मिलता, लेकिन हाँ मतलब थोड़ी सी नजरों से गिर जाती है वाली बैंक अच्छी नहीं है, ऐसा टाइप का होता है। मतलब इट्स अ केस ऑफ लाइक बस डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, मीटिंग्स के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू, डिस्कशंस के। ठीक है, ये मैंने अभी करंट रेट भी मेजर कर दी है, 2024 की बता रही हूँ मैं। अगर आप ये वीडियो कभी बाद में देख रहे हैं, प्लीज इस पे बिलीव मत करना, क्योंकि रेट बहुत ज्यादा चेंज होती रहती है। एक बार फिर भी आप वेबसाइट पे जाके जरूर चेक करना। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें, लूपलेस एजुकेशन हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर भी आप हमारे को मैसेज कर सकते हैं, हमको कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।